हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कॉपीराइट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है आपका, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी कंटेंट को रिप्रोड्यूस करते हैं, रीराइट करते हैं, या कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देयर मस्ट अप्लाई द कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो हम इसको आज डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में कॉपीराइट होता क्या है। अगर हम इसको सीधे या कुछ आप इस तरह से देखें, साधारण शब्दों में अगर हम इसकी बात करें कॉपीराइट की, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि व्हाट एक्चुअली द कॉपीराइट इज़। कि जब हम, ठीक है, किसी पर्सन के क्रिएशंस को, ठीक है, सम लाइक दैट कि कोई ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इस व्यक्ति ने किसी तरह का कोई क्रिएशन किया है, या कोई न्यू थिंग्स इसने बनाई है, या कोई इसने राइटिंग की है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, या इसने कोई प्रोडक्शन किया है किसी चीज़ का, जैसे कोई फिल्म वगैरह बनाई है, ठीक है, या कोई स्क्रिप्ट लिखी है, इसी तरह से कोई किसी भी तरह की कोई स्क्रिप्ट हो सकती है। तो ये सभी क्या है, इसके पर्सनल राइट्स में है, ठीक है, यानी कि इस व्यक्ति ने इसको बनाया है। और इन सभी क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट दिस क्रिएशन, वी फाइंड आउट विद द कॉपीराइट। हमारे पास क्या आता है, फिर कॉपीराइट एक्ट आता है, ठीक है, ताकि इस व्यक्ति की आइडेंटिटी को कोई दूसरा कॉपी ना करे, रिप्रोड्यूस ना करे। उस चीज़ को बचाने के लिए, ऑथर की आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, या ऑथर के राइट्स को मेंटेन करने के लिए हमने कॉपीराइट को लाया है, ठीक है। तो सीधे सीधे तौर से हम क्या समझे कि कॉपीराइट एंश्योर्स सर्टेन मिनिमम, यहाँ पे क्या होगा, सर्टेन मिनिमम safeguards to the rights of the author, safeguards to the right of the author, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में लिखने की कोशिश करूँ, इट इज़ द सेफ गार्ड, इट इज़ द सेफ गार्ड टू द ऑथर, टू द ऑथर ओवर देयर क्रिएशन, ओवर देयर क्रिएशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका डेफिनेशन आया। अब हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट डज दिस मीन टू अस, ठीक है, हमारे लिए इसका मतलब क्या है। जो कॉपीराइट है उसमें क्या क्या रहता है। देखिए, अगर किसी ने कोई अपना लिटरेरी वर्क है विच इंक्लूड बुक्स, मैगजीन या पैम्पलेट एट्सेट्रा, तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट कर सकते हैं। और दूसरा, म्यूज़िकल वर्क भी इसमें इंक्लूड है, या कोई ड्रामेटिक्स सीन है, तो दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ कॉपीराइट। और इसके साथ साथ आर्टिस्टिक वर्क्स है, जैसे कि फोटोग्राफी वगैरह, कि भाई आपने फ़ोटोज़ लिए, जैसे कि कई ने लिए होते हैं, जैसे पिकासा है, तो कॉपीराइट एक्ट में आते हैं, ठीक है। सो फिल्म है, कोई मूवी आपने प्रोड्यूस की है, और उसके जो कंटेंट है उसको आप चाहते हैं कि ये फर्दर कॉपी ना किया जाए, ठीक है, इसको दोबारा से कोई ना फिल्माए विदाउट परमिशन, प्रायर परमिशन ऑफ द ऑथर या प्रोड्यूसर, तो ऐसी कंडीशन में आप कॉपीराइट एक्ट लगा सकते हैं। या कोई आर्किटेक्चरल वर्क है, ठीक है, तो उन सभी कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, कॉपीराइट एक्ट आता है। अब हम देखेंगे इसको कि इसकी ज़रूरत क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सके, जो रिवॉर्ड्स है, ठीक है, यानी कि रिवॉर्ड्स का मतलब है जो रॉयल्टी एक व्यक्ति को मिल सकती है, ठीक है, उसके वर्क के अगेंस्ट, तो उसको मेंटेन किया जा सके, उसको सस्टेन किया जा सके, और उसके जो वर्क है उसकी वैलिडिटी को लंबे समय तक बनाया रखा जा सके, इसलिए हमें कॉपीराइट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। उसके बाद ये इसका मीनिंग है, तो इसमें हमें ज़्यादा मीनिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आती है बात इसकी कि सेक्शन 14 ऑफ द कॉपीराइट लॉ क्या कहता है। सबसे पहले ये बात करता है रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करता है, रिप्रोडक्शन का मतलब है पुनर्उत्पादन, ठीक है। सो द राइट्स टू प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस द वर्क इन कॉपीज और फोनोग्राफ। दूसरा आता है डेरिवेटिव्स वर्क्स, दैट इज राइट टू क्रिएट्स डेरिवेटिव्स वर्क्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिनल वर्क्स, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 14 में अगर आप सीधे सीधे तौर से देखें, तो मोटे मोटे तौर से बात इतनी की गई है कि कैसे आप अपना जो आपका कंटेंट है, या आपका द्वारा बनाया गया कोई भी क्रिएशन है, उसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या उसके अगेंस्ट उसके सिमिलर वर्क्स को तैयार कर सकते हैं,
या उसको क्या आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पब्लिक परफॉर्मेंस में उसकी अपीयरेंस दे सकते हैं, या पब्लिक डिस्प्ले प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसमिशन भी किया जा सकता है। तो इसमें यह बताया गया है कि आपके लिए पैरामीटर क्या रहेगी और सेक्शन 14 में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। और उसके बाद आता है कैटेगरीज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कॉपीराइट है वो हमारे पास कौन सा एक्ट है, 1957 में लाया गया था ये, और 58 से इसको लागू किया गया, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये अंडर सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर आता है। और इसमें अगर हम देखें मोटे मोटे तौर से तो दिस इज़ कि इसमें जो सब्जेक्ट मैटर में आता है, पहला तो लिटरेरी वर्क आता है, जितना भी आप कोई राइटिंग है या किसी तरह का ऐसे राइटिंग है, आर्टिकल्स है, बुक है, या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए आपने कोई, या डेटाबेस है, तो ये सारे के सारे जितने भी रिटर्न वर्क्स हो गए आपके सेक्शन 2O के माध्यम से कॉपीराइट एक्ट में आते हैं। दूसरा आता है ड्रामेटिक वर्क्स, सेक्शन 2 सब क्लॉज H में आएगा आपके पास। दिस कैटेगरी कवर्स प्लेज, कोई प्ले है आपका, स्क्रिप्ट लिखी है ऑफ किसी फिल्म के लिए या टेलीविज़न शो, है ना, और इसी तरह से, या कोई आपका कोरियोग्राफ्स वर्क है या मीम्स परफॉर्मेंस है, तो ये सब कॉपीराइट्स है। म्यूजिकल वर्क में सेक्शन 2P में इट इंक्लूड म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस विद द और विदाउट वर्ड्स। और उसके बाद आता है आर्टिस्टिक वर्क्स, सेक्शन 2C। इसमें क्या है, जैसे कि कोई आपने पेंटिंग है, ड्राइंग है, स्कल्पचर्स है, या फोटोग्राफ्स है, ठीक है। तो इस तरह से आर्किटेक्चरल वर्क है या वर्क ऑफ आर्टिस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप है, तो ये सारे के सारे पार्ट्स है हमारे किस में रहेंगे, कॉपीराइट एक्ट में रहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हमारे क्या देखा, सब्जेक्ट मैटर में इसमें लिटरेरी वर्क आ सकता है, ड्रामेटिक वर्क आ सकता है, म्यूजिकल वर्क आ सकता है, आर्टिस्टिक वर्क आ सकता है, और सिनेमेटोग्राफ फिल्म आ सकती है, जिसमें कि आप क्या कह सकते हैं कि जो विजुअल रिकॉर्डिंग होती है एम्बॉडिड इन अ फिल्म इंक्लूडिंग साउंड रिकॉर्डिंग, मतलब कि जो साउंड की रिकॉर्डिंग भी हुई है तो उसको भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। साउंड रिकॉर्डिंग सेक्शन 2 के अंदर आप देखेंगे, अगर इसको XXA में देखेंगे, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिकॉर्डिंग्स ऑफ साउंड फ्रॉम विच द साउंड में बी रिप्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग है, कंप्यूटर प्रोग्राम सेक्शन 2FFC में इंक्लूड है। तो ये इसके कुछ सब्जेक्ट मैटर है। उसके बाद अगर हम इसके लिटरेरी वर्क की बात करें तो लिटरेरी वर्क में मोस्टली कौन कौन से आते हैं, जैसे नोवेल है, पोएम है, शॉर्ट स्टोरीज है, या कोई बुक है, या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, या सॉन्ग लिरिक्स है, सब लिटरेरी वर्क के पार्ट है। और इसमें दूसरा, अगर यहाँ पे कॉपीराइट की ड्यूरेशन की बात करें या उसके ऑनरशिप की बात करें, तो ये ऐसा नहीं है कि आपका कॉपीराइट हमेशा के लिए ही बना रहेगा। इसके कुछ टाइम पीरियड है, जैसे कि अगर कोई किसी एक पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर हम ऑथर की बात की जाए कि किसी ने अपनी एक बुक लिखी, तो उसको 70 ईयर्स तक का इसमें कॉपीराइट एक्ट दिया जाता है। और अगर कोई कॉर्पोरेट वर्क है तो उसमें 95 ईयर्स ऑफ फ्रॉम द पब्लिकेशन है। और अगर इसके क्रिएशन की बात करें, जब से ये कोई प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था, तो 120 ईयर मैक्सिमम डेट दी जा सकती है, ठीक है। सो विच एवर इज़ शॉर्टर, मतलब कि या तो 95 साल कम हो या 120 ईयर कम हो, ठीक है। तो जो भी इसमें सबसे कम होगा तो उतने तक आपका कॉपीराइट का ऑनरशिप रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट का ड्यूरेशन रहेगा। और ऑनरशिप एंड ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो ऑथर इनिशियली ओन कॉपीराइट पहले उसके पास रहेगा, विच कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू असाइनमेंट, लाइसेंस और इनहेरिटेंसेज। तो मतलब कि आप कॉपीराइट से अगर आप सवाल पूछा जाए कि क्या इसको ट्रांसफ़र, कॉपीराइट इज़ ट्रांसफरेबल, तो आप बोल सकते हैं हाँ, इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा कि आपने उसको असाइन कर दिया है किसी व्यक्ति को, या किसी ने आपसे लाइसेंस होल्डर है, ठीक है, तो आपकी कंपनी का, तो इसलिए उसको भी आपने दे दी पावर। और या इनहेरिटेंसेस, मतलब कि वंश अनुगत आगे ये ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो इस तरह से है। और उसके बाद आता कॉपीराइट एक्ट 1957। अगर हम 1957 की बात करें तो इस एक्ट को में हमने मेजरली क्या प्रोटेक्ट करने की बात की, इसमें हमने प्रोटेक्ट किया ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स एंड सभी तरह के, ताकि इसका किसी भी तरह का अनऑथोराइज्ड रिप्रोडक्शन ना किया जा सके, है ना। तो ये इसके मेजर पार्ट्स थे कॉपीराइट एक्ट के, है ना। तो ये जो लागू किया गया था, ये एक्ट 1957 में लागू किया गया था बाय एंड
1957 एक्ट अडॉप्टेड मैनी इंग्लिश प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड न्यू आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इसी तरह से आप देखेंगे तो इसकी जो वैलिडेशन है वो वैलिडेशन थी कि 21 जनवरी 1958 से, और जो मैंने आपको पीछे भी बताया था, तो इसमें सबसे पहला था कि क्रिएटेड कॉपीराइट ऑफिसेज एंड कॉपीराइट बोर्ड। ठीक है, इसने क्या किया, कॉपीराइट बोर्ड। अब आप पूछेंगे कॉपीराइट बोर्ड क्या होता है, चलो ऑफिस तो सभी को समझ आ गया। कॉपीराइट बोर्ड्स में एस्टेब्लिशमेंट करके हमने क्या किया कि इसमें कॉपीराइट बोर्ड प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया गया। क्या किया गया यहाँ पे, एम्पावरमेंट किया गया टू कॉन्स्टिट्यूट द सेम फॉर, टू कॉन्स्टिट्यूट सेम फॉर settlement of dispute, granting of license, etc. Granting of license, etc. ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो हमारा ये सेंट्रल जो आपका कॉपीराइट बोर्ड है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इनको अधिकार दे दिए कि ये किसी तरह का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न डाल सकती है जिससे कि कॉपीराइट एक्ट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये इसके बेसिक पार्ट्स थे। और उसके बाद आता है अमेंडमेंट्स इन दी। तो अगर आप इसमें अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें वेरियस ईयर्स में अमेंडमेंट किए गए, 1983, 84, 1992, 1994, 1999 या 2012 में। तो ये इसमें मोस्टली क्या करा गया, जो आप देखेंगे यहाँ पे, तो वीपो इंटरनेट ट्रीटी कंक्लूड की गई 1996 में, जिसमें कि दो पार्ट्स को इंक्लूड किया, जिसमें वीपो कॉपीराइट ट्रीटी और दूसरा है वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। ठीक है, तो ये WPPT, ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया ताकि आप जितने भी म्यूज़िक हैं या फिल्म इंडस्ट्री है उनके इश्यूज़ को कंसर्न कर सके, और साथ ही साथ इसके साथ कोई फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो उनके राइट को या इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ ऑथर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए वर्क को वैलिड रखने के लिए, साथ ही साथ इसके साथ कोई अदर ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ को, ठीक है, रिमूव करने के लिए या एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स। तो ये कुछ एक चीज़ें इसमें इंक्लूड करने के लिए हमने अमेंडमेंट लाए थे। ठीक है, उसके बाद आता है सम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में, जो 2012 का था उसमें लाइसेंस एंड ऑल के माध्यम से आप रिप्रोड्यूस या फर्दर वर्जन को क्रिएट करने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लाइसेंस होल्डर है, वैलिड पर्सन है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें द कॉपीराइट एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द कॉपीराइट ऑफिस, जो मैंने आपको बताया था पहले। दूसरा कौन सा था, बोर्ड था, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कॉपीराइट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब आप देखेंगे यहाँ से पहला तो इसका किसके अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि कॉपीराइट एक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फॉर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप किसी कंटेंट को कॉपीराइट करना चाहते हैं तो इस ऑफिस के माध्यम से, जो कॉपीराइट ऑफिस है उसमें आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करना और उसको प्रोसेस करना। दूसरा, उसके बाद उसको एनफोर्समेंट में लाना, यानी कि एंश्योरिंग कंप्लायंसेस विद कॉपीराइट लॉज एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट, यानी कोई अगर इसको रिप्रोड्यूस कर देता है या उसका कॉपी कर लेता है, चोरी कर लेता है, थेफ्ट कर लेता है आपके आइडियाज़ को, तो उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई अमल करना। दिस इज़ द बेसिक पार्ट। फिर आता है पॉलिसी डेवलपमेंट, यानी कि अगर आपको कोई फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप पॉलिसी का निर्माण भी कर सकते हैं। और इंटरनेशनल ऑपरेशन में इसको कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल बॉडीज़ एंड स्टेक होल्डर्स टू अपहोल्ड कॉपीराइट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल बॉडी के साथ। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं, जिसमें कि सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, 2009 का ये केस है।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो कैसेट्स थी उसको कॉपीराइट में लाने के लिए ब्रॉडकास्ट, उसकी जब ब्रॉडकास्टिंग होनी शुरू हुई ऑफ द कॉपीराइट सॉन्ग्स विदाउट ऑब्टेनिंग प्रॉपर लाइसेंस, यानी कि जब उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं था तो कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया और जितने भी हमारे पास सॉन्ग्स थे, ठीक है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग थी तो वो कॉपीराइट एक्ट के अंदर आए और कहा कि भाई विदाउट लाइसेंस आप किसी भी तरह का कोई सॉन्ग ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। तो इसी तरह से जो हमारे पास नई फिल्म आई थी पीके, ठीक है, तो उसमें भी कुछ एक ऐसे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के ऊपर केस हुआ था और उसमें कहा था कि द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ के फेवर में कोर्ट ने डिसीजन दिया और कहा कि अनऑथोराइज्ड रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म्स कंटेंट, यानी कि जो फिल्म है उसका जो कंटेंट है, ठीक है, उसके कंटेंट को रिप्रोड्यूस करना या उसका मान लो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, ऑफ द फिल्म कंटेंट विदाउट परमिशन अमाउंट ऑफ द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, अगर आपने उसकी परमिशन नहीं ली, ठीक है, आप मान लो कि उसी की तरह सिमिलर काइंड्स ऑफ मूवीज़ आप बना रहे हैं तो आपका कॉपीराइट एक्ट में केस हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये फर्दर 3 केसेस हैं यहाँ पे, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। आपके 2 केस इज सफिशिएंट फॉर योर नॉलेज, सेक ऑफ द नॉलेज। अब हम इसमें एक ना रिसेंट की जजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिसेंट की जजमेंट क्या कहती है, रिसेंट में एक जजमेंट आई थी कॉपीराइट के ऊपर, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है। तो ये थी इन दी निट, ठीक है, निट प्रो इंटरनेशनल वर्सेस द स्टेट ऑफ एनसीटी, द स्टेट ऑफ एनसीटी, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, ठीक है, और कहा कि ऑफेंस ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, जो हमारा ऑफेंस है, ऑफेंस ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, अंडर सेक्शन 63, अंडर सेक्शन 63 of the Copyright Act is a cognizable and non bailable, ये आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, याद रखिएगा, यानी कि कैसा, ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसके लिए आपको जो यहाँ पे पनिशमेंट किया जा सकता है वो आपका जो पनिशमेंट रह सकता है वो 3 to 7 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकती है आपको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, अच्छा इसमें एक चीज़ और रहती है हमारे पास, आर्टिकल 61, ठीक है, इसको भी हम कवर कर रहे थे। आर्टिकल 61 क्या कहता है आपका, 61 ऑफ द, आर्टिकल 61 ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट requires criminal measure to be applied for at least willful copyright piracy on a commercial scale, ठीक है। मतलब कि जितने भी, अगर आप इसको इसी के सिमिलर, मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट इस तरह का बना लिया बिल्कुल सिमिलर समवट, तो उसके ऊपर आपको ट्रिप्स एग्रीमेंट में ये डिसाइड कर दिया गया था कि इस तरह का अगर कोई पायरेसी होता है तो दैट इज़ आल्सो द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, यानी कि आप सिमिलर काइंड्स ऑफ पब्लिकेशंस नहीं कर सकते, ठीक है। कोई टेक्स्ट बुक हो सकती है तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ
इन्फ्रिंजमेंट एक्ट। और इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को अगर इस तरह का, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट होता है तो इसमें 6 मंथ या 50,000 के आसपास का पनिशमेंट किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर से होप्स हो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।